कि सर इस पे बात होनी चाहिए, वो बताए कि उसने अब तक आगमन और निगमन विधि के बारे में क्या जाना है। उसके बाद हम लोग क्या उस पर चर्चा करते हैं, उधर चलते हैं। तो तन्नी बिटिया अपना माइक ऑन करें और जरा बताएं आगमन और निगमन विधि के बारे में अभी तक आपको क्या बताया गया है। पढ़ाया मैंने ही आपको है, बताइए आप। सर गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग बिटिया। सर आगमन और निगमन विधि में ये बताया है कि मतलब आगमन विधि होती क्या है, और ये मतलब समान से विशिष्ट और मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षण पहले को आगमन विधि क्या होती की। है वो बताओ। अच्छा बताया होगा ना। सर, ये लिखा था बस, इसमें बहुत कंफ्यूजन थी। यही लिखाया है कि आगमनात्मक विधि में विशेष घटनाओं तथा तथ्यों का निरीक्षण किया जाता है। इसमें समान से विशिष्ट की ओर तथा मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। सर शिक्षण हम के बता सकते पद हैं इसमें। शिक्षण रौनक का पद रौनक एक मिनट रुको भाई। हाँ बताएं बिटिया। उदाहरण का प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण, समानीकरण, परीक्षण, और सर उसका गुण और दोष लिखा है। गुड। हाँ अब रौनक जी कुछ बता देते। रौनक बता बेटा। तो हाँ सर, आगमन विधि में छात्रों को नियम या किसी समस्या सिद्धांत को उदाहरण से करवाते हैं सर। उदाहरण पहले दिया जाता है और बाद में नियम दिया जाता है। उसके बाद ज्ञान से अज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, और स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है सर। स्थूल नहीं स्थूल। जी ई से सर, शुरू स्थूल। करो, आ से नहीं। हाँ ठीक। जी जी सर। इसकी बहुत बढ़िया। विशेषता भी होती है सर। हम्म इसके द्वारा बालक में स्वयं कार्य करने की प्रेरणा होती है। यह हम्म जो होती है छोटी कक्षा के लिए उपयोगी होती है सर। यह एक वैज्ञानिक विधि भी है। हम्म। जी सर। अच्छा कोई और कुछ जोड़ना चाहेगा इसमें? एक हमारा बहुत प्यारा मैं लाल जुड़ा है, शशांक। सर मैं भी शशांक रुको 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 सालने। शशांक सुन पा रहे हैं? जी सर, गुरु जी प्रणाम। हाँ बताएं, आशीर्वाद आशीर्वाद बताएं इस बारे में कुछ जो भी मन हो वो बताएं। सही गलत का हम कौन कहने वाले, बताएं। सर आगमन विधि होती है बस उदाहरण पे। बच्चों को पहले हम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, फिर उसके बाद फिर हम उसको व्याख्या करते हैं। जैसे हाँ। छोटे बच्चे होते हैं तो उनको हम पहले कोई चित्र बता दिखाते हैं या दिखाते हैं कि ये चीज ऐसा है। उसके उसके बारे में बताते हैं, उसके बाद फिर हम उसके बारे में पढ़ाते हैं। सर आगमन विधि। सर फिर निगमन विधि होती है, पहले हम उसको सूत्र बता देते हैं कि इस तरह ये चीज होता है, फिर उसके बाद सर उसको पढ़ाते हैं सर। सर वो निगमन विधि हो गई सर। ठीक ठीक ठीक। शालिनी कुछ बता रही थी, बता बेटा। सर जो शशांक भैया ने बताया ना कि पहले सर आगमन विधि में जो होता है, पहले हम बच्चे को उदाहरण देते हैं और उदाहरण से उस नियम की बच्चे से वो नियम निकलवाते हैं कि हाँ ये कैसे हुआ। इसमें आगमन विधि में विशिष्ट उदाहरण द्वारा बालकों में सामान्यीकरण तथा सामान्य नियमों को निकलवाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। और सर जो निगमन विधि होती है सर, इसमें जो होते हैं नियम पहले दिए जाते हैं, उसके बाद जो है उदाहरण बताए जाते हैं। जी जी बहुत अच्छी बात। शिवम रॉक स्टार करके एक बेटे की हमारी आईडी आ रही है। शिवम कहाँ से हैं और इस विषय पर कुछ अपनी बात कहें। शिवम। जी सर शिवम प्रणाम। हाँ, आशीर्वाद बेटा बताएं। जी सर, हमने तो अभी तक यही पढ़ा है कि सर निगमन में क्या होता है, पहले नियम बताया जाता है, फिर उदाहरण की ओर बच्चों को ले जाया जाता है। और सर हाँ आगमन में क्या, हाँ हाँ बताइए। क्या आप नहीं सुन पा रहे हैं? जी सर, बताएं बताएं, कुछ बता रहे थे, आपकी आवाज बीच में रुकी थी। बताएं। हाँ सर, हेलो। हाँ हाँ बताइए बताइए। सर यही कि बताएं जो लोग वही है। नहीं नहीं, हम भी यही जान रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप कुछ दूसरा बताइए। जो जी ज्ञातव्य है ना उसको आप शब्द कैसे देंगे, हम ये चाह रहे हैं। आप उसे शब्द शब्द तो प्रदान करें। चलिए कोई बात नहीं।
कोई दूसरा बच्चा या कोई हमारी बिटिया? अरुण, आपकी तरफ हेलो। शायद कुछ दिक्कत आ रही नेटवर्क की बेटा। शिवम, हाँ, ये कुछ कोई और कहना चाह रहे हैं, बताएं। कोई और कहना चाह रहे थे क्या कुछ इस विषय पर? कोई और बच्चा अपना मत रखना चाहेगा? सर, आगमन विधि में बालक उदाहरणों के माध्यम से स्वयं निष्कर्ष पर पहुंचता है। इसमें बालक को विषय वस्तु को समझाया जाता है उदाहरण के माध्यम से, तथा शैक्षिक विधियों से फिर बालक स्वयं सोच विचार करके, चिंतन कर, अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग करके स्वयं ही निष्कर्ष पर पहुंचता है। और सर, निगमन विधि जो होती है, इसमें बालक को पहले नियम या सूत्र बता दिए जाते हैं और बाद में बालक को नियमों और सूत्रों के आधार पर निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। यह विधि बीजगणितीय, रेखागणितीय आदि विषयों में बहुत लाभकारी सिद्ध होती है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है सर। तो अब रूप से कुछ बता रही है, बता बेटिया। सर, जो आगमन विधि होती है इसमें सामान्य नियमों की खोज की जाती है और इस विधि द्वारा सभी विषयों की शिक्षा नहीं दी जा सकती। लेकिन जो निगमन विधि होती है उसमें प्रक्रिया जैसी भी होती है उसको बिना किसी तर्क के, जैसी प्रक्रिया है उसको वैसा ही ज्यों का त्यों ही रख देते हैं। बहुत अच्छी बात। अब जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ कई बच्चों ने अपनी अपनी बातें बता दी हैं। हम लोग चाहें तो इस पे आगे बढ़ें। और मैं देख पा रहा हूँ कि 49 बच्चे जुड़ चुके हैं। मैं अभी तक कैमरा इसलिए ऑन नहीं किया था क्योंकि मॉडरेटिंग भी मुझे ही करनी हो रही है। तो अब मैं अपने विषय की तरफ आता हूँ। अब जिसको जुड़ना होगा वो थोड़ा सा बीच बीच में फिर धीरे धीरे जुड़ेगा। मैं इतने बच्चों को लेके 50 बच्चों को लेके आज की क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अनुमति है ना आपकी तरफ से? यस सर। ठीक ठीक ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बच्चों का। आपसे जब मैं ये पूछता हूँ कि आप इसके बारे में बताएं, आप इसके बारे में बताएं, तो यहाँ पर यह आपको स्पष्ट मैं कर दूं कि मुझे यह ज्ञात करना नहीं होता है कि आप क्या जानते हैं अथवा आपको क्या पढ़ाया गया है। ये मेरा मकसद नहीं होता जानना। मेरा मकसद होता है जो आपको पढ़ाया गया है अथवा आप जो जानते हैं क्या उसको आप शब्द रूप दे पा रहे हैं। क्योंकि जानना जानकारी है, उसको स्वीकारना और स्वीकार करके शब्द रूप में प्रस्तुत करना ज्ञान है। तो क्या वह जानकारी ज्ञान बोध तक पहुंची है क्या, उस स्तर तक पहुंची है क्या? इसलिए मैं यहाँ थोड़ा सा इस पर बात कर रहा था और आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे फीडबैक दिए। बहुत बढ़िया हमें बताया कि किस तरीके से हम लोग इस पे अपनी अपनी बात को कह सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। अच्छी बात है। सभी बच्चे आज के विषय वस्तु से पूर्ण रूपेण परिचित हैं। सभी बच्चे इस विषय वस्तु से संबंधित पूर्व ज्ञान रखते हैं। सभी बच्चे अपनी अपनी राय इस पे रखते हैं। इतना स्पष्ट है ना? अब आप जो भी आपको कहना होगा आप चैट बॉक्स में कहिएगा, क्योंकि मैं अब आपके प्रस्तुतिकरण पे हूं तो मैं चैट ही देख पाऊंगा आपका। वो स्क्रीन में अगर आप कुछ कहना चाहेंगे तो उधर मैं नहीं देख पाऊंगा। चैट में आप लिखेंगे तो मेरे सामने वो दिखता रहेगा। ठीक है, देखिए मैंने इससे पहले भी जब आपको शिक्षण विधियों के बारे में बताया था तो वहां पे दो चीजें मैंने आपको स्पष्ट कर दी थी। आज मैं वहीं से बात शुरू करूंगा, वहीं से कहते चलते हैं। शिक्षा शब्दकोश ने शिक्षण विधियों के विषय में कहा कि विधि ज्ञान को उनके मध्य व्यवस्थित ढंग से प्रसार के उद्देश्य से सहभागियों के समूह के साथ एक शिक्षण संस्था द्वारा स्थापित संबंध है। विधि क्या है?
व्यवस्थित ढंग से, प्रसार के उद्देश्य से, विस्तार के उद्देश्य से सहभागियों के मध्य, अध्यापक और छात्र के मध्य एक शिक्षण संस्था द्वारा स्थापित संबंध, इसको लेकर ही सीखा जाए। आपको उस दौरान भी मैंने कोट करके बताया था कि श्रीमान बाइनिंग एंड बाइनिंग महोदय लिखते हैं, कहते हैं अच्छी विधियां वे हैं, मैं चाहूंगा कि मेरे बच्चे इस बात को पढ़े भी होंगे, जानते भी होंगे, फिर भी ध्यान से जरा सुने। अच्छी विधियां वे हैं जो रुचि और प्रयास को उत्प्रेरित करती। रुचि और प्रयास क्या है? उस विधि में आपकी संलिप्तता, और प्रयास विधि में बताई जाने वाले नियमावलियों का प्रयोग करके आप अपने क्रिया प्रक्रिया को पूर्ण करने हेतु प्रोत्साहित। वो कहते हैं जो स्वक्रिया और स्वतः प्रेरण विकसित करती है। शिक्षण की वह विधि सबसे महत्वपूर्ण विधि है जो स्वक्रिया और स्वतः प्रेरण, आपके अंदर से एक ऐसी आवाज आने लगी हो कि इस विषय पर जो सर ने हमें बताया है कि इसका हमें प्रयोग करना चाहिए, इसको हमें करके ही रहना है। आपको डंडे की जोर पर या आपको दंडात्मक दर से कार्य करने के लिए न प्रेरित किया जाए, बल्कि स्वतः उत्प्रेरणा आपके अंदर आने लगे कि हमें ऐसा करना चाहिए। अगर ये कोई विधि आपके ऊपर लागू की जाती है तो वह शब्दकोशिक भाव में या वाइनिंग शब्द के भाव में एक अच्छी विधि कही जाती है। अच्छा, अब उन्होंने कहा कि इसमें एक लाइन और आगे बढ़ जाते हैं। वहां एक चीज और है जिसकी मैं खोज कर रहा था अभी प्रारंभ में। वो क्या कहते थे? स्वतंत्र विचार और निर्णय हेतु प्रेरणा। स्वतंत्र विचार, स्वतंत्र विचार क्या होता है? आपको हमने कुछ बता दिया, आप अक्षरशः वही हमें बता दें। हमने आपको कुछ बताया, उस पर आपने अपने मनोभावों को, क्या आपको समझ में आया और कैसे आप उसको बताएंगे, वो जोड़ करके जो विचार होते हैं वो आपके स्वविचार होते हैं। उससे जो प्रस्तुतिकरण करने के लिए हमें प्रेरित करे, हमारा समाजीकरण करे, वृहद हमारा विस्तार करे, ऐसी विधि बेस्ट विधि या अच्छी विधि कही जाती है। ये बाइंडिंग एंड बाइंडिंग के शब्द थे, मेरे शब्द नहीं होते। अब आज के विषय वस्तु पे आते हैं। आज का विषय वस्तु है आगमनात्मक विधि, इंडक्टिव मेथड। दो है ना? क्या क्या दोनों है? जरा कोई एक माइक को अनम्यूट करके बताएगा। दो विधियों के बारे में आज चर्चा है ना? आगमन विधि और आगमन विधि, निगमन विधि। आगमन विधि और निगमन विधि, वेरी गुड, बहुत सुंदर। अब चलते हैं इसमें। देखिए, आगमन विधि यह गणित शिक्षण में प्रयुक्त होने वाली एक प्रमुख विधि है, मुख्य। इसका अधिकतम प्रयोग अंगणित, बीजगणित, रेखागणित, इस तरीके के सैद्धांतिक विषयों में किया जाता है। किसी प्रकरण, समस्या के समाधान, उसके हल निकालने के लिए विशेष तथ्यों या उदाहरणों द्वारा शिक्षक छात्रों के समक्ष अपनी विशेषज्ञता या अपने ज्ञान को प्रस्तुत करता है। तदनुसार सामान्य निष्कर्ष, नियम निकालने के लिए छात्रों को निर्देशित करता है, जिसको कहते हैं, आपने सुना होगा, कई बार मैंने कहा है या और लोग भी कहते रहते हैं, क्या? करके सीखना। छात्र इसमें करके सीखते हैं और अधिक प्रेरणा प्राप्त करते हैं। अब इसमें अगर हम थोड़ा सा इसको लेखन के रूप में कहना चाहें, जरा इसको स्पष्ट रूप से कहना चाहें, जिसको आप लेखन में प्रयोग करेंगे, तो वहां ये भाषा प्रयोग कर सकते हैं। आगमनात्मक विधि शिक्षण की एक विशेष विधि है जो एक निश्चित नियम, सिद्धांत
अथवा तथ्य पर पहुंचने के लिए उसे समर्थ बनाने हेतु विशिष्ट उदाहरणों की पर्याप्त संख्या को छात्र अर्थात लर्नर जो सीख रहा है उसके समक्ष प्रस्तुतिकरण पर आधारित होती है। मैं दोहरा दूं, लिखने में आपके काम आएगा। आगमनात्मक विधि शिक्षण की एक विशेष विधि है जो एक निश्चित नियम, सिद्धांत अथवा तथ्य पर पहुंचने के लिए उसके समर्थ बनाने हेतु विशिष्ट उदाहरणों की पर्याप्त संख्या को छात्र अर्थात लर्नर के समक्ष प्रस्तुत करते। आप जैसा कि जानते हैं कि किसी भी शिक्षण विधि के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो एक दो लोगों का हम लोगों को देना भी होता है, रेफरेंस भी देना होता है। तो इस विषय में मैं लेंडन महोदय का एक कोट आपको बताता हूं, आप उसका प्रयोग किए होंगे, आप उसे पढ़े भी होंगे। लेंडन के अनुसार जब कभी हम बालकों के समक्ष बहुत से तथ्य, उदाहरण या वस्तुएं प्रस्तुत करते हैं तो फिर उनसे स्वयं के निष्कर्ष निकलवाने का प्रयास करते हैं, तब हम शिक्षण की आगमनात्मक विधि का प्रयोग करते हैं। यहां इन्होंने दो बातें कही जो छुपी में कही, स्पष्ट नहीं कही, छुपे में कही, लेकिन क्या कही? पहला कि उदाहरणों को प्रस्तुत करें, कई वस्तुओं को प्रस्तुत करें और इन उदाहरणों को देने से, तथ्यों को देने से, वस्तुओं को देने से क्या होगा? बच्चे एक निष्कर्ष पे पहुंचेंगे और जब निष्कर्ष पे पहुंचेंगे तो यह आगमनात्मक विधि का एक स्वरूप होगा। अब इसमें अगर मैं कुछ और बात कहूं या इसको स्पष्ट करूं, इनकी ही बात को और स्पष्ट करके आपसे कहूं, इस विधि में शिक्षण के अवसर पर छात्रों को नियमों, सिद्धांतों या परिभाषाओं को पहले से नहीं बताया जाता है, बल्कि छात्रों को प्रस्तुत तथ्यों, उदाहरणों, समस्याओं एवं संक्रियाओं के निरीक्षण, तुलना एवं उनका वर्गीकरण आदि के द्वारा सामान्य नियम, सिद्धांत या परिभाषाओं को निकालना पड़ता है। उन्हें सिखाया जाता है कैसे वो परिभाषाएं निकालेंगे। अब जो हमारे बेटे ने बताया था, रौनक ने बताया, बेटियों ने बताया, उस बात को भी मैं इसमें कह देता हूं। इस विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर एवं विशिष्ट से सामान्य की ओर आदि शिक्षण सूत्रों का भी अनुसरण करके आगे बढ़ा जाता है। इसमें पहले उदाहरण, एग्जाम्पल्स प्रस्तुत करते हैं, फिर निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन होता है, ऑब्जर्वेशन के बाद एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण किया बच्चे ने तो वह क्लासिफिकेशन करेगा, मीन्स वर्गीकरण करेगा। और जब बच्चे ने एग्जाम्पल्स लिया, ऑब्जर्वेशन किया, ऑब्जर्व करने के बाद एनालिसिस किया, एनालिसिस करने के बाद जब बच्चा क्लासिफिकेशन करने लगता है, मीन्स वर्गीकरण करने लगता है, तो वह फिर जा करके उन उदाहरणों का जनरलाइजेशन करने लगता है, जिसे कहते हैं नियमीकरण करने लगता है। और यह सभी क्रियाएं आगमनात्मक विधि में छात्र केंद्रित ही होती है, छात्रों पर ही निर्भर होती है। वहां पर अध्यापक का बहुत रोल नहीं है, उनका सिर्फ इतना ही रोल है कि वे बच्चों के सामने उदाहरण प्रस्तुत कर दें, तथ्य प्रस्तुत कर दें, विषय वस्तु प्रस्तुत कर दें और बच्चे उससे एक सैद्धांतिक स्वरूप बनाए। ये उनका काम होता है। मैं भी सिर्फ आगमनात्मक विधि की बात कर रहा हूं। अब इसके गुणों पे आते हैं। आगमनात्मक विधि के, आगमन विधि के गुण को देखते हैं, थोड़ा धीरे धीरे स्पष्ट होने लगेगी बात। पहला, आप क्लियर हो चुका होगा, आपने लिखा भी होगा और वहां एकदम क्लियर हो जाएगा आपको। इस विधि में छात्र सक्रिय रहते हैं। क्या मतलब? जब अध्यापक के द्वारा छात्रों को काम करने को दिया जाएगा और छात्र काम करके विषय वस्तु को जानने की कोशिश करेंगे तो सीधी सी बात है, छात्र सक्रिय रहेंगे। तो पहला गुण क्या मिल गया हमें कि इसमें छात्र सक्रिय रहते हैं, छात्रों की सक्रियता ज्यादा रहती है। अब दूसरा, यह विधि उदाहरण दे करके सिद्धांत बनाती है और उदाहरण से जब कोई बात समझाई जाती है तो वह बहुत सरल होती है, बहुत स्वाभाविक होती है। तो हम इसके
दूसरे गुण की तरफ बढ़ेंगे तो क्या कहेंगे, यह विधि सरल एवं स्वाभाविक है, यह सहज ही बहुत सा ज्ञान प्राप्त कर लेती है। जैसे बच्चों, आपको एक कहानी याद होगी, आपने प्राथमिक स्कूल में पढ़ा होगा, या अगर कभी मौका आपको मिला होगा तो आपके चाचा चाची दादा दादी आपको एक चीज बताए होंगे। वो एक मूड बच्चा या थोड़ा स्लो लर्नर बच्चा देर से जब सीखता है, उसके लिए एक कहानी आपको बताई जाती है कि बच्चा कब भविष्य में कितना तेजी के साथ सीख पाएगा, यह उसको मिलने वाली प्रेरणा पे है। याद आ रहा है, मैं एक कहानी की तरफ आपको ले चल रहा हूं, वो सिद्धांत है, आगमन विधि में उसका बड़ा प्रयोग है। उसको सैद्धांतिक रूप में करने से पहले वो बच्चा देखता है कि एक कुएं की मेड़ पे वो बच्चा बैठता है और कुएं पर गांव के लोग आते हैं पानी लेने, तो रबर की रसरी है, प्लास्टिक की रस्सी है और वह लोहे की गड़ारी पर जो राउंड करने वाली उस घूमती रहती है, कुएं के ऊपर जो लगा रहता है गड़ारी या जो भी कहें, पत्थर की गड़ारी पर वह बार बार बाल्टी को लेके नीचे जाती है और फिर बाल्टी ऊपर खींचती है, फिर बाल्टी नीचे जाती है, फिर बाल्टी ऊपर खींचती है। इस दौरान रसरी उस पर बार बार आती जाती है और इसका परिणाम क्या होता है कि वह उस लोहे पर अथवा उस पत्थर पर एक आकार, एक स्वरूप बना देती है, उसमें गड्ढा सा बना देती है, उसमें स्वरूप बना देती है। अब यहां इन उदाहरणों से उस बच्चे ने सिद्धांत क्या लिया, करत करत अभ्यासते जड़ मति होत सुजान। करत करत अभ्यासते जड़ मति होत सुजान, ये बात उसको पता कैसे चली? दूसरी लाइन में वो बच्चा कह रहा है, पहले आगमनात्मक विधि से उसने एक सिद्धांत बना लिया, अब अभ्यास से क्या उसे पता चला कि रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। रस्सी के आने और जाने से शिला पट्ट पर निशान जिस प्रकार से पड़ जाता है, रबर की रस्सी लोहे के भाव को काट करके उसमें स्वरूप बना देती है, पत्थर को काट कर वहां स्थान बना देती है। उसी तरीके से अगर विद्यार्थी को बार बार अभ्यास कराया जाए तो वह मूढ़ से सुजान अर्थात सज्जन हो जाता है, ज्ञानी हो जाता है। यह हमारे इस आगमनात्मक विधि का बहुत ही बढ़िया उदाहरण है आपके सामने। पहले उदाहरण देखा उसने, फिर सिद्धांत बना, सिद्धांत को पहले कहा, उदाहरण को पीछे कहा। इस तरीके से हम इसके दूसरे गुण की तरफ देखते हैं। अब जब हम इसके अगले अर्थात तीसरे गुण की तरफ चलते हैं, आप जानते हैं जो विद्यार्थी को प्रेरणा प्रदान करे, जो विद्यार्थी को लेकर के काम करे, यह विधि स्पष्ट हो गया कि यह मनोवैज्ञानिक विधि है, क्योंकि मनोविज्ञान छात्रों को सम्मिलित करके ही बात करता है। तो हम इसके तीसरे गुण में कह सकते हैं यह विधि पूर्णतः मनोवैज्ञानिक है, क्योंकि यह विधि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का अनुसरण करती है। क्या मनोवैज्ञानिक सिद्धांत? छात्रों को लेकर के, छात्रों के मध्य, छात्रों के द्वारा किसी निष्कर्ष की प्राप्ति करना, ये कहते। अब इसके अगले गुण की तरफ हम जब चलें, देखिए इसमें कोई भी निष्कर्ष निकालते हैं तो प्रत्यक्ष होता है, तथ्य सामने रखे होते हैं, सामने उपस्थित होते हैं और उससे हम निष्कर्ष निकालते हैं। गुण क्या मिला? प्रत्यक्ष तथ्यों पर आधारित होने के कारण यह विधि सीखने की प्रक्रिया में अधिक प्रभावशील है। मैंने पुराने वाली विधि को पढ़ाते हुए भी पहले जब विधि की बात की थी तो उस दौरान भी कहा था, किसी को थ्योरी में साइकिल चलाना सिखाएं और किसी को प्रैक्टिकल में साइकिल चलाना सिखाएं तो प्रैक्टिकल वाला ज्यादा तेज सीखेगा, क्योंकि वह प्रभावशाली है, वह प्रभावशाली एक सिस्टम माना जाएगा, एक प्रणाली मानी जाएगी। तो इनका चौथा गुण मान लें, आगमनात्मक विधि का चौथा गुण प्रत्यक्ष तथ्यों पर आधारित होने के कारण यह विधि सीखने की प्रक्रिया में अधिक प्रभावशील। अब इसके पांचवें गुण की तरफ चलें। यह विधि चिंतन एवं अभ्यास हेतु अवसर प्रदान करके बालकों के मस्तिष्क को विकसित करती है। प्यारे बच्चों, आज मैं आपसे प्राथमिक स्कूल के ही कई उदाहरणों की बात करूंगा।
प्राथमिक स्कूल ही मेरे मस्तिष्क में घूम रहा है इसको पढ़ाते हुए। आप लोगों ने कंचे खेले हैं? सबने खेला होगा कंचे। यहाँ कंचे कहते हैं, हमारे यहाँ से गोली या कुछ इस तरीके की, अलग अलग जगह वो किसकी बात होगी। वो जो शीशे की गोलियां आती हैं, कंचे आते हैं, आपने देखा होगा। उसमें दो चीजें होती हैं, उसमें दो चीजें। अगर आप किसी से कहिए कि निशानेबाज बनोगे, तो वह निशानेबाज कहेगा कि हाँ बन तो जाएंगे। कैसे बने? तो या तो कोई फैक्ट्री लगा दीजिए या मिल लगा दीजिए, उसमें निशानेबाज पैदा करिए। लेकिन यह खेल खेल में मोटर स्किल्स, यूं देखा होगा आपने, अंगूठे का एक भाग नीचे, बीच वाली अंगुली पर कंचे यहां लगाकर और यूं डिजाइन करके कंचे पर निशाना लगा के मारा जाता था। आप, हम या कोई और निशाना लगा करके फिट करते थे। 10 बार नहीं बैठता था, लेकिन कोई न कोई बार ऐसा हो जाता था कि फिट फिट एकदम निशाना लगने लगता। पहले उदाहरण, पहले वस्तु उपस्थित कर दी गई, कंचे दे दिए गए। अब बच्चा निष्कर्ष निकाल रहा है कि जब सही भाव से, सही टाइमिंग से और सही दिशा में बल लगाया जाएगा तो अवश्य ही निशाना सही एंगल पे जाके फिट बैठे। बच्चों को ये सब चीजें प्राथमिक स्कूल में सिखाई जाती है, लेकिन वो शाब्दिक नहीं होती, व्यवहारिक होती। शाब्दिक नहीं, व्यवहारिक होती। अब इसमें हम थोड़ा और आगे चले, इसके गुणों की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ 5वां गुण क्या कहता है इनका? यह विधि चिंतन एवं अभ्यास हेतु अवसर प्रदान करके बालकों के मस्तिष्क को विकसित करती है। चिंतन की शक्ति बढ़ाती है, अभ्यास का अवसर ज्यादा देती है, जिससे मस्तिष्क उनका विकसित होता है एवं प्रगाढ़ होता है। छठे गुण की तरफ चलें। इस विधि में छात्र स्वतः ही ज्ञानार्जन करते हैं, उनको कोई सिखाता नहीं है, और स्वतः ज्ञानार्जन करते हैं, अपने आप सीखते हैं, अपने आप, उनको कोई सिखाता नहीं है, जिससे उनमें आत्मविश्वास की भावना विकसित होती है। चलिए यहीं पर एक दूसरा गेम ले लेते हैं। आपके बताया ना, वो प्राथमिक के ही आज सारे गेम हम लोग उदाहरण में लेने वाले। आप लोगों ने मिट्टी के जो ऊपर घर बने होते थे, तो उसमें से मिट्टी के वो जो टुकड़े हुआ करते थे, नरिया, थपुआ, इस तरीके के टुकड़े लगा करके ऐसे थोड़ी सी ऊंचाई बना लेते थे, और रबर की गेंद अथवा कपड़े की गेंद या गोट की गेंद बना करके यूं निशाना लगाया जाता था, और जो ऊंचाई बनी होती थी उसमें अगर निशाना लग गया तो एक गेंद लाने गया, तब तक उसको एक 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 करके जोड़ दिया जाता था। ऐसा होता था ना, आप लोगों ने देखा होगा। उसमें निशाने लगाने की प्रक्रिया, और निशाने लगाने के बाद तय सीमा में पूर्व स्वरूप का निर्धारण करने की प्रक्रिया सिखाई जाती थी। अन्यथा चोर पास या फेल पास, इस तरीके की जो चीजें आप लोग करते होंगे वहां देखे होंगे। ये सब चीजें प्राथमिक स्कूल में ही। मैं नहीं कहता कि वहां हाँ गिट्टी फूड गेम किसी बच्चे ने लिखा उस तरीके से, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि वहां आगमन विधि चल रही, लेकिन सिद्धांत वही चल रहा। आपको पहले अवसर दे दिया गया सीखने का, और उससे सैद्धांतिक आप एक व्याख्या निकालते हैं। गिल्ली डंडा अलग है बेटा, गिल्ली डंडा वो नहीं। अब उसमें आत्मविश्वास आता है, जब निशाना लगता है, समय से हम उसे सेट कर देते हैं, तो एक आत्मविश्वास बढ़ता है। 7वें गुण की तरफ आते हैं। इस विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान अस्थायी होता है। इस विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान अस्थायी होता है। जितने बच्चे या मेरी बेटियां इसमें से साइकिल चलाती होंगी, मोटरसाइकिल चलाती होंगी, जब आप और हम मोटरसाइकिल चलाने का अभ्यास लेते हैं या जब हम साइकिल चलाने का अभ्यास करते हैं, तो आपने देखा होगा प्रथम दिन, द्वितीय दिन पैडल पे देख करके पैर रखते हैं, और पहली, दूसरी या 10वीं 5वीं बार पैडल को घुमाते समय भी हम उस पर दृष्टि बनाए रखते हैं, देख देख कर उस पर अभ्यास करते हैं। ब्रेक मारने के लिए ब्रेक देखते हैं, आगे बिल्कुल देखते रहते हैं, डरते रहते हैं, चलते रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे यह अभ्यास बढ़ता जाता है, पैर अपने आप पैडल पे पड़ने लगता है। अगर मैं बाइक की बात करूं
तो गियर लगाते समय पहले सब देख करके एड़ी से गियर लगाते हैं, पंजे से गियर लगाते हैं, फिर धीरे धीरे करके आपने देखा होगा कि किक मारा या सेल्फ मारा और गियर अपने आप लगी जा रही है, क्लच अपने आप व्यवस्थित लिए जा रहे हैं। अभ्यास आया, अब स्मरणीय हो गया, भूलने वाला नहीं है। अपने आप बाएं हाथ ने क्लच ले लिया, माकूल क्लच ले लिया, बाएं पैर ने गियर लगा दी, दाहिने पैर ने जो आपके ब्रेक लगाने का भाव उसमें बना हुआ है उस पे अपना व्यवस्थित ढंग कर लिया, दाहिने हाथ ने आगे की ब्रेक को अपने कंट्रोल में कर करके और गाड़ी आगे की तरफ बढ़ गई। ये अब सीखने सिखाने की प्रक्रिया नहीं, ये स्वतः होने लगी। ये क्या कह रहे हैं, यही बात ये भी कह रहे हैं इस विधि द्वारा ज्ञान अस्थायी, वो भुलाया नहीं जाता, वो अपने आप अस्थायी है। जो कंचे खेले होंगे उन्हें आज भी कंचे मालूम होंगे, जो ये टिप्पी वाला गेम खेले होंगे उनको आज भी ये मालूम होगा, या जो बाइक या इस तरीके से चलाते हैं उनको भी। अब आप जानते हैं कोई भी विधि होती है तो अगर उसके गुण हैं तो कुछ न कुछ उसके दोष भी होते हैं या उसकी कुछ सीमाएं होती हैं। एक मिनट बेटा, चाय ले जाओ। तो इसकी प्रथम सीमा, इस विधि में छात्र बहुत धीमी गति से सीखते हैं जिससे समय का अपव्यय होता है। मतलब यह थोड़ी सी अधिक समय में सीखने वाली प्रक्रिया, अधिक समय लगता है इसमें सीखने में, ये इसके सीमा या दोष है। दूसरा कहूं, छात्रों द्वारा प्रतिपादित नियम, सिद्धांत या परिभाषा में त्रुटि की संभावना बनी रहती है। बच्चे जो एक निष्कर्ष निकालते हैं उसमें कहीं न कहीं त्रुटियां होती है, सुधारात्मक कुछ बात होती है, क्योंकि उनका अनुभव जितना है उतने तो निष्कर्ष निकालेंगे। बड़े निष्कर्ष निकालने के लिए एक बड़ा अनुभव भी चाहिए, अधिक लोगों तक निष्कर्ष निकालना पड़ता है। तो अब यहां मैं एक उदाहरण आपको देता हूं, आप ऐसे देखिए इस विधि में करते क्या है, थोड़ा सा इसमें इस बात को थोड़ा सा आप स्पष्ट करें। जैसे आप किसी विद्यालय में चले गए, आगमन विधि में करते क्या है, विद्यालय में गए, CMS में चले गए, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में, लखनऊ पब्लिक स्कूल में चले गए, गेट पर एक बच्चा मिला, उससे 10 प्रश्न हमने किया, उसने 10 के 10 प्रश्नों के उत्तर दे दिए, वाह क्या बहुत अच्छी बात। दूसरे बच्चे से पूछा, उसने 9 के 9 प्रश्नों के उत्तर दे दिया, एक छोड़ दिया, बहुत अच्छी बात। ऐसे ही आगे गए, 10 बच्चों से हमने एक बात पूछी और उस बात का जवाब आ गया, हमने एक निष्कर्ष निकाल दिया कि ये पूरा स्कूल ही बहुत बेहतरीन है। 10 लोगों का अनुभव लिया, 10 लोगों का एक जांच की और उस पर सामान्यकरण कर दिया कि पूरा स्कूल ही बेस्ट है। ये आगमन विधि करती है, लेकिन इसमें समय लगता है। आपको बताया कि इसमें समय लगता है, यहां भी इस बात की चर्चा हो रही है इसके दोष में कि इसमें समय का ज्यादा व्यय होता है। तीसरे इसके दोष की अगर मैं चलूं या इसकी सीमाओं के बारे में चलूं, यह सदृश्य विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत करने में शिक्षकों को भी कठिनाई अनुभव होती है। इतना ज्यादा उदाहरण इसमें देना होता है कि कई अध्यापक या सभी अध्यापक उतने अनुभव जुटा पाने में कहीं न कहीं अयोग्य हो जाते हैं, उतना उदाहरण प्रस्तुत करने में उन्हें कठिनाई होने लगती है। तो वहां एक सीमा बन जाती है। और इसकी चौथी सीमा देखें, इस विधि का गणित शिक्षण में प्रयोग केवल अनुभवी शिक्षकों द्वारा ही किया जा सकता है। मीन्स जो विशेषज्ञ नहीं है वे थोड़ा इसका प्रयोग नहीं कर पाते, क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में इस विधि का प्रयोग किया जाता है, क्लास फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में। और आप जानते हैं कि फंडामेंटल को पढ़ाना, धरातल को पढ़ाना बहुत बड़ी बात है। छोटे बच्चों के साथ बड़ा पेशेंस लगता है और बहुत खेल खेल में छोटे छोटे उदाहरणों के साथ और बड़े ही उनके साथ संलिप्त होकर पढ़ाना पड़ता है। तो मीन्स विशेषज्ञता की उपस्थिति में ही आप इसको पढ़ा सकते हैं। अगर आप विशेषज्ञ नहीं हैं, पेशेंस नहीं है, तो इस विधि को आपको लागू करने में काफी कठिनाई आएगी और हो सकता है कि आप न भी इसका प्रयोग कर पाए। चलिए, अब हम लोग, हमें लगता है कि आप इसके बारे में थोड़ा सा क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग निगमनात्मक विधि की तरफ बढ़े। कोई बच्चा बताए? यस सर। जी सर। यहाँ तक कुछ क्लियर हो गया बिटिया? यस यस सर। अच्छा, ठीक है। तो आगमन विधि का ये चर्चाएं हुई, निगमन विधि की तरफ चलते हैं। देखिए, अगर मैं अभी तुलना आऊंगा आगे, लेकिन अगर मैं मोटी हेडिंग में कहूं तो आगमन विधि के सीधे विपरीत निगमन विधि। जो आगमन विधि है
उसी के विपरीत निगमन विधि है। और ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मैं यहां बता दूं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों का अलग अलग प्रयोग नहीं किया जा सकता, दोनों को एक साथ लेके प्रयोग किया जाता है और तभी ये सही रिजल्ट दे पाते हैं। अब निगमनात्मक विधि शिक्षण की एक प्रमुख विधि है। इसका भी उपयोग अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित, त्रिकोणमिति, विज्ञान इत्यादि विषयों में किया जाता है। इसमें विविध प्रकार के नियमों, वहां उदाहरणों से बात शुरू हुई थी, नियमों, सूत्रों एवं सिद्धांतों का प्रयोग करके विषय का ज्ञान प्राप्त कराया जाता है, जिसमें अभिधारणाओं, आधारभूत तथ्यों, स्वयं सिद्धियों के उपयोग से नियम, सूत्र, सिद्धांत को सिद्ध स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। अगर मैं इस पे कुछ लेखन के दृष्टिकोण से कुछ शब्द कहूं तो वो ये होगा कि निगमनात्मक विधि शिक्षण, अध्ययन अथवा तर्क की विधि है, जिसमें सामान्य अथवा सार्वभौम प्रयोज्य सिद्धांतों से उन सिद्धांतों के विशिष्ट अनुप्रयोगों की ओर अग्रसर होते हैं और निष्कर्षों के लिए वैधता प्रदर्शित करते हैं। अब चलिए यहां हम लोग देखते हैं, वहां पर भी आगमन विधि में भी हमने लेंडन महोदय का एक कथन लिया था, उन्हीं के उदाहरण से इसको भी हम शुरू करते हैं। निगमनात्मक शिक्षण में सर्वप्रथम परिभाषा, वहां क्या था, उदाहरण, यहां देखिए, सर्वप्रथम परिभाषा या सिद्धांत या नियम का सीखना सुनिश्चित किया जाता है, फिर सावधानी पूर्वक उसका अर्थ स्पष्ट किया जाता है और अंततः तथ्यों के प्रभाव से उसे पूर्ण रूप से स्पष्ट किया जाता है। मतलब आगमन विधि में आप पहुंचकर 4 बच्चों का एक परीक्षण करते हैं और स्कूल बेस्ट है इसका निष्कर्ष निकालते हैं। यहाँ पर पहले स्कूल बेस्ट है, फिर बच्चों का परीक्षण लेकर के एक निष्कर्ष निकालते हैं, पहले सिद्धांत को ही देख रहे। यहाँ पर शुरू कैसे करते हैं, पहले नियम लगाए जाएंगे, रूल के बाद एक्सप्लेनेशन होगा, मीन्स उसका स्पष्टीकरण होगा, फिर ऑब्जर्वेशन होगा, निरीक्षण होगा, निरीक्षण के बाद क्लासिफिकेशन होगा और क्लासिफिकेशन के बाद उसका परीक्षण होगा, जिसे जनरलाइजेशन कहते हैं। परीक्षण करने के बाद वहां बात और स्पष्ट होने लगती है कि कहां तक यह पूर्ण है, कहां तक यह पहुंची है, कहां तक नहीं पहुंची। अब जैसा मैंने बताया कि आगमन विधि और निगमन विधि एक दूसरे के पूरक है, तो बहुत अब बात वहां से मैं कहने को नहीं रुक रहा हूं, मैं इसके गुण पे आ रहा हूं। इसके गुणों में यह विधि आगमन विधि की एक पूरक है, मैंने आपको बताया इसके गुण है। दूसरा विधि, दूसरे गुण की तरफ अगर मैं बात कहूं, यह विधि उच्च कक्षाओं के लिए अति उपयोगी है। वहां क्या था, प्राथमिक कक्षाओं के लिए अति उपयोगी था, करके सीखना प्राथमिक कक्षाओं में ज्यादा उपयोगिता करता है और यहाँ उच्च कक्षाओं के लिए ज्यादा उपयोगी है। आगे बढ़ते हैं, इस विधि में छात्र सामान्य नियम, सिद्धांत या परिभाषा को जानने के बाद थोड़े ही उदाहरणों से सत्यता को सरलता से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ एक चीज मैं आपको थोड़ा सा स्पष्ट करूं, विषय से संबंधित है लेकिन आप इसको हो सकता है कि कहें कि विषय से भिन्नता है, लेकिन फिर भी 2 तरीके की बात विद्यार्थी जीवन में, अध्यापकी जीवन में चलती है। विज्ञान और धर्म में भी ये 2 तरीके की ही बातें चलती। या तो आप किसी बात को जान के मान लीजिए, या तो आप किसी बात को मानकर जान लीजिए। मतलब यह एक सिद्धांत तो बन गया ना बेटा कि जानना फिर मानना या मानना फिर जानना, ये 2 प्रक्रिया हुई, मानो या जानो या मानो, ये हुआ। लेकिन जो न मानता है तो होता क्या है, निष्कर्ष क्या है, वह नहीं जानता है और उसे क्या कहते हैं, मैं शब्दावली की वर्णन कर रहा हूं, उसे कहते हैं मूढ़, अज्ञानी, अनुभवी, जिसके पास अनुभव की अल्पता है, अनुभव नहीं है। ऐसा कौन व्यक्ति है या कौन व्यक्ति होता है जिसने न तो माना है और न ही जाना है। ये दोनों प्रक्रिया आपके ऊपर, हमारे ऊपर या किसी के ऊपर, किसी का ज्ञानी होना और किसी का अज्ञानी होना इन्हीं बातों पर निष्कर्ष करता है। या तो वह किसी बात को नहीं मानता है, या तो
वह किसी बात को नहीं जानता है, इसीलिए वह ज्ञानी की श्रेणी में जाता है। और या तो वह बात को मानकर जान जाता है या जानकर मान जाता है, तो वह ज्ञानी की श्रेणी में जाता है। यहाँ आगमन विधि जिसमें हम आप चर्चा कर रहे हैं, उसमें भी कुछ इस तरीके की बात इन्होंने कही कि इसमें थोड़े से उदाहरणों से सत्यता को सरलता से समझा जा सकता है, आसानी से के साथ उसको समझा जा सकता है। वहां पर उदाहरण कई देते हैं तब एक सिद्धांत बनता है, यहाँ सिद्धांत दे दिया, उदाहरण एक दो देने पड़े। आगे इस विधि में समय की दृष्टि से मितव्ययी है, इसमें कम समय लगता है क्योंकि सिद्धांत पहले ही आ गया है, तो इसमें समय कम लगेगा। उसमें क्या था, समय ज्यादा लगता है। अभी मैं उसकी तुलना करूंगा तो वहां बात आएगी। अब इसमें शिक्षक का कार्य भार सरल एवं कम हो जाता है, इसमें शिक्षक को कम मेहनत करना पड़ता है, विद्यार्थी खुद ही अपना मेहनत करके देखते हैं, वो एक सिद्धांत उपस्थित कर देते हैं और आप उस पर करके आइए। गणित में आपने देखा होगा, आपको गुरुजी कई प्रकार के सिद्धांत बताते हैं, कई रूल्स बता देते हैं कि ये पूरा चैप्टर इसी रूल से लगाया जाएगा, 50 प्रश्न है, इसको सब हल कर लेना। मैं 4-5 करा दे रहा हूं और सभी लोग कल 45 करके लेके आएंगे। ठीक, उसमें जितने भी प्रश्न है सभी को हल कर करके एक निष्कर्ष निकालते, इसमें निष्कर्ष निकाल दिया है, उस पर सब लोग करके चले आना। यहाँ ऐसा। अब जब गुण है तो दोष होगा ही होगा। आगे बढ़े तो देखें, दोष की तरफ अगर हम दृष्टि डालें, यह विधि अमनोवैज्ञानिक है क्योंकि इसमें सामान्य से विशिष्ट की ओर चलते हैं, सामान्य से विशिष्ट की ओर चलते हैं, यहाँ अमनोवैज्ञानिकता चलती है। दूसरा, इस विधि से छात्रों में रटने की आदत पड़ती है। इसमें से भी ये जो मेरे आज भैया बहन बैठे हैं ना, इसमें से भी कई लोगों की यही आदत है, उन्हें रटंत विद्या ज्यादा अच्छी लागत, समझना उन्हें भारी पड़ता है, उनको रटना बड़ा अच्छा लगता है। इसीलिए देखा होगा कई हम लोगों के क्लास में कई लोग मिलते हैं और कहते हैं पीडीएफ मिल जाएगा सर, क्यों? क्योंकि उन्हें रटना है, तो ऐसे आदत पड़ती है वो। इस विधि से छात्रों को अस्पष्ट एवं अपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। अस्पष्ट इसलिए क्योंकि उन्होंने करके देखा नहीं, अपूर्ण ज्ञान इसलिए क्योंकि उनके अनुभव में उतरा नहीं, इसलिए। अब इसके चौथे दोष की तरफ अगर हम चले, सीमा की तरफ चले, यह विधि निम्न माध्यमिक स्तर पर छात्रों की तर्क शक्ति एवं विचार शक्ति का विकास नहीं करती। अब यहाँ एक चीज मैं आपसे कहूं, आप अध्यापक बनने जा रहे हैं, लगभग 4-6 महीने बाद जिसमें से एक बैच पूर्ण रूपेण अध्यापक के स्वरूप में आ जाएगा। तर्क और जिर्या, या आपने देखा होगा घरों में कई बार आपके दर्शन हुए होंगे, कोई बच्चा जब आप कुछ पूछते हैं या वह पूछता है तो आप कहते हैं कि ज्यादा न बोला करो, बता दिया ना, छोटे हो छोटे ही रहो, ज्यादा प्रश्न मत किया करो, ज्यादा बातें न किया करो। ठीक, ये आप कब कहते हैं? जब आप उसके तर्कों पर खरे। आपने देखा होगा 2.5 साल का, 3 साल का, 4 साल का बच्चा अपने पिताजी से, अपने माताजी से पूछता है, वो जो चंदा मामा है, हम लोग वहां क्यों नहीं जा पाते? ठीक, पढ़े लिखे माँ बाप उन्हें बताते हैं कि हमारे पास कुशल वाहन नहीं है, कुशलताएं नहीं है, जिसके कारण, या दूरी अधिक है जिसके कारण हम वहां नहीं जा पाते। लेकिन अकुशल माँ बाप या जो उस तरीके के लोग हैं कहते हैं फालतू की चीजें मत पूछा करो, तुमसे क्या मतलब, चंदा कहाँ है, सूरज कहाँ है, तुम अपना काम करो, जाओ 100 तक गिनती 20 तक पहाड़ा याद करो। दबा देते ना, दबाना नहीं है, उनके तर्कों को और धार देनी है, उन्हें सिखाना है कि किसी बात को मानने से पहले उस श्रेणी तक जानो कि मन में उसके प्रति कोई भ्रमात्मक स्थिति न रहे। उन सारे प्रश्नों को, उस बात को स्वीकारने से पहले ही पूछ लो, मन में कुछ रह नहीं जाए, तब आप उस तथ्य को, उस सिद्धांत को उसके मूल रूप में स्वीकार पाएंगे। जैसे मैं बताऊं, एकदम विषय से ही संबंधित है और वो उदाहरण है तो आप सब जानते हैं, सभी जानते हैं। किसी भी ग्लास में आप ऑयल रख दीजिए, तेल,
सरसों का तेल या किसी और तेल को ऑयल डाल दीजिए और गिलास को यूं पलट दीजिए किसी बर्तन में या जमीन पर, मतलब तेल को आपने गिरा दिया, गिलास खाली हो गया, गिलास खाली हो गया, ठीक, गिरा दिया आपने, गिलास खाली हो गया। लेकिन जैसे ही उसमें जल भरेंगे तो देखेंगे ऑयल की कुछ मात्राएं ऊपर उठ के चली आएंगी, सबसे ऊपर, क्योंकि वह उस ग्लास के धरातल से और उसके चारों आवरण से जुड़ी थी। मीन्स पूर्ण रूपेण ग्लास खाली हो गया था, यह बात सही नहीं थी, जबकि उसको पलट दिया गया। अगर जल को भी पलट दिया जाए तो खाली हो गया, लेकिन यहां वह बात पूर्ण नहीं हुआ। पेट्रोल भी अगर उसमें है, आप ऐसे पलट दें, देखने में उसमें कुछ नहीं, एक बूंद भी नहीं दिख रहा, लेकिन जैसे पानी डालेंगे कुछ उसके तत्व ऊपर घूमने लगे, वो एकदम ऊंचाई पे आके दिखने लगे। ये क्या है? किसी ने कहा कि मान लो इसमें कुछ नहीं है, लेकिन जैसे ही आपने जल भरा वह गुण सबसे ऊपर आ गया। अगर मैं प्राथमिक कक्षा की बात कर रहा हूं बेटा, अगर बच्चे में से उसके तर्क रूपी प्रश्नों को, पूर्ण रूपों को शांत नहीं किया गया तो उसके अंदर चाहे आप कितना जल रूपी ज्ञान भर दो, उसका जो प्रश्न है वो सबसे ऊपर आके खड़ा हो जाएगा। सब कुछ जानता रहेगा लेकिन मानेगा नहीं, मानेगा तो वही जो प्रश्न उसका था, सबसे पहले प्रश्न ही दिखाई देगा आपको। इसलिए तर्कों का समन करना, तर्क का पूरी तरीके से उत्तर देना आपके अध्यापकी जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा। विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए, उन्हें समझाने के लिए उनके उठे हुए प्रश्नों का जवाब सबसे महत्वपूर्ण होता है। चलिए अब हम लोग, जैसे बिटिया ने हमारा बताया था कि इसकी तुलना, अंतर भी अगर हम लोग इस क्लास में चर्चा करें, उसने कहा था, तो हम लोग जरा इसकी तुलना में भी आते। अब जानते हैं तुलना करने के लिए दोनों को एक साथ लेके चलना होता है। सामान्यतः मैंने तुलना के कई पार्ट पीछे कहे हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ उसको अलग अलग जनरलाइज कर। आगमन विधि और निगमन विधि। आगमन विधि में पहला अंतर जो करते हैं इसमें, जो तुलना करते हैं इसमें, पहले पॉइंट में बात करता हूं। आगमन विधि किसी तथ्य से संबंधित विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं जिनके आधार पर सामान्य निष्कर्ष, नियम, सूत्र ज्ञात किया जाता है, यह आगमन विधि में। जबकि निगमन विधि में इसमें सर्वप्रथम सामान्य नियम, सूत्र, सिद्धांत प्रस्तुत किया जाता है, तत्पश्चात किसी समस्या को हल करके उसकी पुष्टि की जाती है। यहां पहले आगमन में उदाहरण दिया और सिद्धांत बनाया, निगमन में सिद्धांत दिया और उदाहरण बनाया, ऐसे आगे चलते हैं उसमें। अब अगर इसके दूसरे अंतर की तरफ चले तो आगमन विधि मनोवैज्ञानिक विधि है। इसमें ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर आदि शिक्षण सूत्रों का अनुसरण किया जाता है। निगमन विधि की तरफ चले, यह व्यवहारिक विधि है। इसमें सामान्य से विशिष्ट की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, आदि से शिक्षण सूत्रों का अनुसरण किया जाता है, आदि शिक्षण सूत्रों का ज्ञात किया जाता है। तीसरा अंतर देखें, तुलना देखें तो आगमन विधि गणित का अध्ययन प्रारंभ करने वाले छात्रों के लिए विशेष उपयोगी है, प्रारंभिक छात्रों के लिए, विषय का प्रारंभिक छात्रों के लिए बहुत उपयोगी है। और निगमन विधि यह उच्च कक्षाओं के छात्रों के लिए बहुत उपयोगी है। चौथे अंतर की तरफ चले तो आगमन विधि में गणित या विज्ञान किसी तथ्य को सीखने में अधिक समय लगता है, परंतु इसमें छात्र स्वयं सक्रिय रहकर अपने प्रयास से ज्ञान प्राप्त करते हैं, अतः इस विधि से प्राप्त ज्ञान अस्थायी होता है। निगमन विधि में, इस विधि में गणित के किसी तथ्य को सीखने में कम समय लगता है, क्योंकि इसमें छात्र दूसरों के द्वारा सुझाए गए, ज्ञात किए गए सिद्धांतों के आधार पर ज्ञान अर्जन करते हैं, अतः इस विधि से प्राप्त ज्ञान अस्थायी नहीं होता है, क्योंकि उनका अनुभव नहीं उतरता, मैंने पहले ही कहा। पांचवा, इनमें जब अंतर देखेंगे, इस विधि से किसी समस्या के समाधान में समय और शक्ति अधिक व्यय होती है, जबकि निगमन में इस विधि से किसी समस्या के समाधान में कम शक्ति और समय कम लगता है, जिसको आप शॉर्टकट रास्ता भी कह सकते हैं। अगर छठवें अंतर की तरफ चले, इस विधि में छात्र अधिक सक्रिय रहते हुए कार्य करते हैं, जबकि निगमन विधि में, इसमें विधि में छात्र निष्क्रिय रहते हैं और शिक्षक अधिक सक्रिय रहता है। शिक्षक जी पूरा ब्लैक बोर्ड भरे पड़े हैं और बच्चे ख्यालों में खोए हैं, हो सकता है इस समय भी
आगे वो तो आप जानेंगे। अब 7वें अंतर को देखें। इस विधि में छात्र को स्वतंत्र चिंतन कार्य करने के अवसर प्राप्त होते हैं, जबकि निगमन विधि में, इस विधि में छात्र को स्वतंत्र चिंतन या कार्य करने में अवसर प्राप्त नहीं होते। उन्हें स्वतंत्र चिंतन का मौका नहीं मिलता है। उनके ऊपर अध्यापक के अपने कुछ नियम लागू रहते हैं, उन्हीं को देख करके उनको चलना होता है और उन्हीं नियमों के अधीन ही बात करनी होती है। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग गणित के सवाल करके ले आते हैं छोटे क्लास में, या आपके सामने भी कोई करके ले आता है। आप कहते हैं आंसर तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन यह नियमों के अधीन नहीं है। जो हमने आपको नियम बताए थे, ये उस नियम का पालन नहीं करता है, और लगाए तो आपने बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं इसको स्वीकार नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि यह विधि इस बात को कहती है कि नियम पे आधारित चलना होगा। तो यहां 2-3 चीजें आप थोड़ा सा क्लियर कर। आगमन विधि और निगमन विधि एक दूसरे के पूरक है। आगमन विधि प्राथमिक कक्षाओं के स्तर पर कार्य करती है, जबकि निगमन विधि उच्च कक्षाओं के स्तर पर काम करती है। आगमन विधि में अधिक समय लगता है, जबकि निगमन विधि में कम समय लगता है। आगमन विधि में उदाहरण पहले प्रस्तुत किए जाते हैं, सिद्धांत बाद में बनाए जाते हैं। निगमन विधि में सिद्धांत पहले प्रस्तुत किए जाते हैं और उदाहरण बाद में प्रस्तुत किए जाते हैं। आगमन विधि करके सीखने की तरफ प्रेरित करती है, निगमन विधि देख करके बने हुए सिद्धांतों पर चल करके आगे बढ़ने की प्रेरित करती है। इस तरीके से ये बात करती है। अब अगर हमारे किसी बच्चे को कुछ इसमें अपनी बात जोड़नी हो अथवा कुछ पूछना हो तो बताए। अगर किसी को कुछ प्रश्न पूछना है अथवा किसी बच्चे को कुछ जोड़ना है कि सर जी मेरे ये भाव है, मैं कहना चाह रहा हूं, तो अच्छा है वो बताए। अच्छा, रौनक लिख रहे हैं क्लियर है सर, बहुत अच्छे से बताया। अरे ये सब तो ठीक है, ये तो ठीक है, आप तो हमारे प्यारे बच्चे हैं, कुछ आप लोग भी बताते हैं तो बड़ा अच्छा रहता है ना। तो किसी का कोई प्रश्न नहीं है? अच्छा, क्लियर है सर, वेरी गुड प्रेजेंटेशन। कर्णप्रिय शब्द बोल रहे हो आप लोग हैं। चलो, मैं इस विधि को पढ़ाने के बाद पूछना है सर। अब आई है हमारी बिटिया, पूछो। सर, निगमन विधि के प्रतिपादक कौन थे? हमारी श्वेता बिटिया जो है वह हमेशा ऐसे प्रश्न पूछेगी जो बिल्कुल थ्योरेटिकल रहेगी, है ना। ऐसा नहीं है कि वह कभी भी अपनी तरफ कुछ मामला रखेगी। हाँ, श्वेता एक बार पूछो बिटिया, तो क्या पूछा? यस सर, निगमन विधि के प्रतिपादक कौन थे? अच्छा, निगमन विधि के प्रतिपादक कौन? सुनाई नहीं दिया सर? अरे सुनाई दे रहा है बिटिया, अभी ये कान हमारे मजबूत है। श्रीमान अरस्तु का नाम सुना है? प्रतिपादक कौन कि नहीं सुना? अरस्तु का नाम सुना है कि नहीं? अरे अब बता ही नहीं रही हमारी बिटिया। सुना है? नहीं बताएगी। सुना है, अरस्तु है। यस सर, ठीक है, सुना है। ये सब चीजें सुना है सर, प्रथम में ही लिखा है। हाँ, तो आगमन और निगमन विधि के प्रतिपादक अरस्तु महोदय, बढ़िया पूछा, सुना है, आता भी। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया श्वेता बिटिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ हाँ बिल्कुल सुन लिया हमने भी। आइए हम लोग जरा इसमें इस बात पे चर्चा करते हैं कि आगमन और निगमन विधि का, देखो बिटिया तुम लोग दूसरे अध्यापकों को थैंक यू कहा करो, हमें नहीं। हमारा काम है तुम्हें पढ़ाना, हमें थैंक यू नहीं चाहिए होता है। पढ़ो तुम लोग, ये थैंक यू मेरा। हाँ ना, आगमन और निगमन विधि हम अपने पढ़ाने में इसका प्रयोग कैसे करेंगे जरा ये भी देखें।
यहाँ इसको निष्कर्ष 3-4 मिनट में इसको क्लियर करता हूँ। आप अपने पढ़ने में इसका प्रयोग कैसे करेंगे और पढ़ाने में कैसा प्रयोग करेंगे, जरा इस पे भी चिंतन होना चाहिए। देखिए, किसी भी परिस्थिति में मैं आपको कोई बात बताऊं और आप उसको अक्षरशः स्वीकार लें, यह मेरी मेंटेलिटी के अनुसार आपको शिक्षण प्रदान करने या आपके द्वारा अधिगम करने का ठीक ठीक माध्यम मैं नहीं समझता। ये मेरे व्यक्तिगत राय। आप करो क्या, उसे अपने अनुभव में उतारो, 1-2 बार उस विचार पर विचार करो और आपके मन में जो निष्कर्ष निकले उसे स्वीकार लो। वह निष्कर्ष अस्थायी होगा, वह निष्कर्ष अविस्मरणीय होगा, वह निष्कर्ष अद्वितीय होगा और वह निष्कर्ष आपका अपना होगा। वो किसी का नहीं होगा, वो आपका अपना होगा। जैसे मैं आपको एक धार्मिक उदाहरण से एक बात बताता हूँ। क्लास में भी इसकी चर्चाएं होती रहती हैं, यहाँ भी करता हूँ। कई लोगों से आप मिलेंगे जो दीन दुखी लोग हैं, हम जैसे लोग हैं, वो कहेंगे आपको कि भगवान बहुत परीक्षा लेता है, हमें भगवान बहुत परेशान कर रहा है, इतना मेहनत करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती। उन्होंने कुछ मेहनत नहीं किया, उनको सफलता मिल गई, उन्होंने ऐसा किया उनको मिल गया, उन्होंने शॉर्टकट अपनाया उन्हें मिल गई, ये हो गया वो हो गया, ऐसा हो गया वो ऐसा हो गया। विद्यार्थी है, एक ये भी समाज है, एक यह भी समाज है जो कहता है भगवान सबकी मदद करते हैं, ठीक, भगवान उसकी मदद करते हैं जो अपनी मदद करता है। देखिए, हमने शॉर्टकट निकाला, जुगाड़ लगाया मंत्री जी से, फलाना जी से, ढिकाना जी से, हमारा सब काम हो गया। भगवान ने कहा है कि तू थोड़ा आगे बढ़, हम तेरी मदद करेंगे। हम आगे बढ़े, भगवान ने हमारी मदद कर दी। अब किसी एक प्रारंभिक अवस्था के बालक को मैं इन दोनों स्थितियों में रख दूं, वो तो सशंकित हो जाएगा। क्या सशंकित हो जाएगा कि इस अस्तित्व में स्वीकारूं कि न स्वीकारूं। कौन सा परीक्षा की डेट आई है कि आपको पता चल गया आपकी परीक्षा हो रही। ये दोनों विधियां हैं, इसको समझो पहले, इसको निष्कर्ष निकालो। यहां क्या हो रहा है, हर व्यक्ति को आपने पढ़ा है, आप हर पेपर में उसको कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं ना, ऐसे ही हर व्यक्ति की ड्यूटी अलग है। किसी की ड्यूटी ऐसे ऑफिस में होती है जहां 24 आवर सेंट्रलाइज एसी चलती रहती है, वहां वो आनंद में बैठ करके अपने ढंग का काम करता है, सुख भोगता है। किसी की ऐसी ड्यूटी होती है, उसको एक संस्थान से दूसरे संस्थान, दूसरे संस्थान से तीसरे संस्थान, धूप में दौड़ना होता है दिन भर, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर जाना होता है। काम उसको भी वही करना होता है, लेकिन उसका अपना भाव होता है। दोनों के अनुभव अलग होंगे। आपको इन दोनों अनुभवों को जनरलाइज करने की आवश्यकता है। वह जनरलाइजेशन क्या है, इन दोनों का प्राप्त कष्टों के आधार पर, प्राप्त सुखों के आधार पर निष्कर्ष बिल्कुल न निकालें। इनके द्वारा काम जो किया जा रहा है उसमें कितनी निपुणता है, इस पर निष्कर्ष निकालें। काम की निपुणता पर, वर्किंग स्टाइल और उससे प्राप्त जो निष्कर्ष है उस पे आप अपना एक सिद्धांत बनाएं कि ये सही था, उसने कैसे किया, उसने कैसे किया, ये कार्य की सिद्धि के बाद समाप्त हो जाता है। आप कभी गए होंगे, अगर आपको मैं एक उदाहरण दूं कि आप मोहान रोड से कोई बस पकड़े और नहरिया आ जाए या चारबाग आ जाए, बस फुल्ली एसी हो, एकदम बनी बनान बस हो, आपको आधे घंटे में पहुंचा दे, बस एकदम डग्गा मार हो, टूटी फूटी हो, चारों तरफ से हिल रही हो, उसमें जैसी ध्वनियां आती है, म्यूजिक सिस्टम बजता रहता है, उस तरीके की ध्वनि आ रही हो, और आपको 45 मिनट में चारबाग पहुंचा दे। आप आए किससे, यह कोई अर्थ नहीं रखता। कब? जब आप अपने लक्षित लक्ष्य पर पहुंच जाते हैं, वहां यह बात विशेषता रखती है कि आप पहुंचे कैसे। पहुंच गए ना, अब यहां से आपका भाव शुरू हो। आगमन विधि सभी बच्चों को प्राथमिक स्तर पर करके सीखने के लिए प्रेरित करती है।
मैं आपसे कहूंगा, आप घर पे हैं, आप अपना व्यवहार बनाएं कि किसी भी कार्य को, किसी भी सिद्धांत को मानने से पहले एक बार आप उसको अपने जीवन में जरा सा जनरलाइज भी कर लें, सामान्यकृत कर लें और फिर उसे स्वीकार लें। बड़े क्लास में जाने के बाद यही स्वीकार्यता आपको उन विषयों के प्रति ज्ञान प्राप्त कराएगी और बोध उत्पन्न करेगी, जिससे आप आसानी के साथ बहुत तेजी से उस बात को ग्राह्य कर पाएंगे। तो प्राथमिक स्कूल में करके सीखने पर आप जोर दीजिएगा और जोर देना ही चाहिए। उच्च प्राथमिक पर या ऊपर की क्लासों में, अपर क्लासेस में सिद्धांत जो आपने बना लिए, उन्हीं सिद्धांतों को दूसरे स्वरूपों में बदलकर आपके सामने सिद्धांत प्रस्तुत कर दिए गए और आप उस पर अपनी क्रिया प्रक्रिया को सैद्धांतिक स्वरूप प्रदान कर देते हैं। तो सबसे पहले छात्रों को प्रेरित करें करके सीखने के लिए, तथा किसी भी परिस्थिति में कृत कर्म से दूर न रहे। मतलब करके सीखने के बाद ही किसी बात को स्वीकारें। यहां सिद्धांत की बात हो रही है, नियम की बात हो रही है, तो मैं एक बात जोड़ दूं, वो आगमन और निगमन की नहीं है, लेकिन इन दोनों का निष्कर्ष है। कभी भी अपने ही अवस्था के व्यक्ति को रायचंद नहीं बनाना चाहिए। अपने ही अवस्था के व्यक्ति को रायचंद नहीं बनाना चाहिए। रायचंद जो आपको राय देने वाले हैं, जो आपको निष्कर्ष देने वाले हैं, वे आपसे अधिक अनुभवी होना चाहिए। अन्यथा दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। ठीक है, मैं सैद्धांतिक पक्ष आपसे कह रहा हूं, कभी भी रायचंद बराबर वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसको भी उतना जितना आपको अनुभव है। वो आपकी समस्याओं का निदान नहीं देगा, वो तो खुद ही समस्या में फंसा है। आप उस व्यक्ति से कह रहे हो भैया कीचड़ से मुझे निकालो, जो उस कीचड़ में सना है, वो क्या आपको कीचड़ से निकालेगा? आप तो उससे कहिए जो इस कीचड़ युक्त परिश्रमिक व्यवस्थाओं से निकल करके अब उस पहाड़ की तलहटी पे खड़ा है, जिसके पास अनुभव का एक विशाल सागर है, उससे कहिए। तो आपसे निवेदन है इस क्लास के, आप अपने घर में माँ और बाप इन दोनों को सबसे पहले रायचंद रखें। इनकी ही राय आपको निष्कर्ष प्रदान करेगी। और अगर आप सोचते हैं आपका दोस्त, आप सोचते हैं आपका सबसे निकटवर्ती बड़ा घनिष्ठ मित्र, या आप सोचते हैं कि आपका कोई और, अब मैं नहीं कहूंगा, तुम लोग अच्छे अच्छे बच्चे हो, सब जानने वाले हो, आपको अच्छी राय दे रहा है, तो ये कुछ उसी तरीके से है कि धोबिया जल बिच मरत पियासा। अनुभव देने वाले घर में बैठे हैं, निष्कर्ष देने वाले घर में बैठे हैं, और निष्कर्ष मांगा दूसरी जगह जा। नहीं, अनुभव से। यही दोनों सिद्धांतों का मूल है। करके सीखो और अनुभवों से अपने अंदर अनुभवों का, सिद्धांतों का निर्माण करो। ठीक, तो आज इस पक्ष पर मुझे यही कहना था। अगर किसी को कुछ पूछना है तो ठीक, अन्यथा आज की क्लास को हम लोग यहीं ओवर करते हैं। हेलो सर। हाँ निशा। हेलो सर, इसमें इंडक्टिव और डिडक्टिव के साथ एक कंस्ट्रक्टिव मेथड है, वो भी बता दीजिए सर। कंडक्टिव मेथड की चर्चा आप में नहीं है, इसलिए मैं उस पर जाना नहीं चाहूंगा सर। कंडक्टिव में कंस्ट्रक्टिव। हाँ समझ रहा हूँ, उस पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं। देखिए, विषयांतर चीजें हम लोग नहीं आपको बता सकते, विषय से संबंधित ही बातें। ठीक है, वैसे तो बहुत सी चीजें हैं, कहने लगे तो अलग बात। ठीक, और कोई बच्चा? सर ये जो विधि थी, इसके मतलब इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है, वो अभी करें कि बाद में? सर पूछो बिटिया। सर ये था कि पाठ उद्देश्य